दोस्तों ये वीडियो पूरा जरूर देख लेना, स्किप मत करना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और जब आएंगे आप याद नहीं कर पाएंगे, तैयार नहीं कर पाएंगे तो बहुत पछताएंगे। इसलिए पछताने से पहले अच्छा है कि आप ये मॉडल पेपर जरूर से जरूर तैयार कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस मॉडल पेपर के जरिए। एक बार पेपर पैटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ निर्देश वगैरह दिए गए हैं जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि 1 नंबर जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेगा, जिसमें जो है 5 खंड आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फिर 2 से लेकर 6 तक जो है आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसका उत्तर जो है 1 लाइन या 2 लाइन में आपको देना होगा क्योंकि इसका उत्तर निश्चित होगा। फिर इसके बाद लेकर 7 से लेकर 12 तक जो है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, इसका उत्तर जो है आपको लगभग 25 शब्दों में जो है लिखना होगा। फिर 13 से लेकर 18 तक यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसका उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखना होगा। और फिर इसके बाद आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 19 से 21, जिसका उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखना होगा। ये तो कितने शब्दों में लिखना होगा, आइए जानते कितने हम पेज में लिखें ताकि हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आइए पहले बात करते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन की, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तक्षशिला, प्रयाग, मिथिला या फिर काशी। उसमें सही जवाब हो जाएगा आपका तक्षशिला। ये जो है वैदिक काल का शिक्षा का केंद्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र मदरसा, मकतब, खानगाह या फिर दरगाह। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा मकतब, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, नूरुल हसन, डॉक्टर राधा कृष्णन या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन का नाम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या का कारण क्या है। अपव्यय की समस्या का कारण, इसमें राइट आंसर आपका ये सभी हो जाएगा। जब किसी भी चौथा ऑप्शन, किसी प्रश्न का चौथा ऑप्शन ये सभी दिखाई दे तो आप उससे 99% सही मान लीजिए, वही आपका राइट आंसर होगा किसी भी सब्जेक्ट में। ये ट्रिक पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सीखने से परिवर्तन होता है। सीखने से क्या परिवर्तन होता है। व्यक्ति की प्रेरणाओं में, व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति के मूल प्रवृत्तियों में या व्यक्ति के व्यक्तित्व में। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा व्यक्ति के व्यवहार में सीखने से जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता है। तो ये 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे। अब आइए बात करते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न की, जिसका उत्तर आपको 1 लाइन में देना है क्योंकि इसका उत्तर निश्चित है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे पूछा कि रुचि के 2 स्रोतों का नाम लिखिए। हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा है। प्राचीन काल में शिक्षा जो है उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों को क्या कहते थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अन्य किस नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ये से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए इसका उत्तर फटाफट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रुचि के 2 स्रोतों का नाम लिखे, तो आप इसमें लिखेंगे, पहला है मूल प्रवृत्तियां, दूसरा है आवश्यकताएं। ये रुचि के 2 स्रोत हो जाएंगी। तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है कि हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा है। तो इसमें उत्तर लिखेंगे, यह प्रसिद्ध कथन डॉक्टर मेस का है। छोटी सी बात आपको बता दें कि कुछ संदर्भों में इसे सिम्पसन से जोड़ा जाता है, लेकिन आपके पाठ्यपुस्तक के अनुसार जो है डॉक्टर मेस सही उत्तर है। ठीक है, हम करके सीखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों को क्या कहते थे। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, प्राचीन काल में, वैदिक काल में यानी उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों को ब्रह्मवादिनी के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मवादिनी। ठीक है। अगला है माध्यमिक शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसे मुदालियर आयोग 1952-53 के नाम से जाना जाता है। 1952-53 में आया था, तो ये मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने कि वर्तमान समय में पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इसमें लिखेंगे, इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना और
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रति संवेदनशील बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आपका रहेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कुछ इस प्रकार से प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा की मुख्य दोष बताइए, RMSA का विस्तारित रूप लिखिए, शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में मदन मोहन मालवीय के विचारों की विवेचना कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं सिंपल सरल भाषा में। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन की मध्यकालीन भारतीय शिक्षा की मुख्य दोष क्या है, इसके बारे में लिखेंगे। तो मध्यकालीन यानी मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी उसका मुख्य दोष क्या था, इसके बारे में लिखेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें है धार्मिक कट्टरता, इसमें लिखेंगे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, पहला पॉइंट। दूसरा है स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, यानी पर्दा प्रथा के कारण जन सामान्य की स्त्रियों के लिए शिक्षा के अवसर बहुत कम मिले थे, तो यहाँ पे स्त्रियों की शिक्षा बहुत कम मिले थे। दूसरा पॉइंट कठोर दंड, अनुशासन बनाए रखने के लिए शारीरिक दंड भी प्रावधान दिया गया था इसमें। अगला पॉइंट है इसमें हस्तशिल्प की कमी, शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान पर ही अधिक और व्यवसायिक कौशल पर ही कम केंद्रित था, तो इस प्रकार से ये कुछ उसके दोष लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि RMSA का विस्तारित रूप लिखिए, तो इसमें उत्तर लिखेंगे। इसका पहले पूरा नाम लिखेंगे, इसे बोलते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान बोलते हैं। इसकी शुरुआत मार्च 2009 में की गई थी। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लीजिए। यहाँ पे यह भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे मार्च 2009 में शुरू किया गया था। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा के लिए जिस प्रकार प्राथमिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA चलाया गया था, उसी तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा यानी कक्षा 9 से लेकर 10 के विस्तार के लिए RMSA की शुरुआत की गई थी। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। कब लागू मतलब शुरू हुआ था, लागू हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुविकल्प में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में मदन मोहन मालवीय की विचारों की विवेचना कीजिए, तो उसमें लिखेंगे उत्तर कि मालवीय जी के अनुसार पाठ्यक्रम व्यापक होना चाहिए, यानी पाठ्यक्रम बड़ा होना चाहिए। उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति जैसे संस्कृत, धर्म, दर्शन के साथ साथ आधुनिक विषयों जैसे विज्ञान, कृषि, प्रौद्योगिकी और वाणिज्य के पाठ्यक्रमों में शामिल करने पर बल दिया है ताकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। तो मदन मोहन मालवीय का क्या विचार थे, शिक्षा के पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, कैसा सिलेबस होना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है। कहानी की तरह आप इसे लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। इसमें उत्तर लिखेंगे कि पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु में निम्नलिखित चीज़ों को शामिल होना चाहिए, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा है प्रदूषण के कारण प्रभाव और नियंत्रण का उपाय भी इसमें ये शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि और उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी शामिल करना चाहिए। अगला है जैव विविधता की संरक्षण करना और सतत विकास करना, ये इसकी कुछ विषय वस्तु होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान के मुख्य लक्ष्य क्या हैं, तो इसमें आप लिखेंगे कि इसके मुख्य जो लक्ष्य हैं वो ये हैं कि 15 से 35 वर्ष की आयु के जो निरक्षर है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना, यानी कुछ काम करने लायक हो जाए ऐसा उनको शिक्षा दे देनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि व्यवसायिक कौशल सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना विकसित करनी चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान का लक्ष्य माना जाता है, यानी जो निरक्षर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा
रहा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा के माध्यम कैसा होना चाहिए, उनके बारे में बताना है, यानी शिक्षा के माध्यम का उल्लेख करना है। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, मालवीय जी शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी मातृभाषा का प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करना सरल व प्रभावी होता है। हालांकि वे उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी के अध्ययन के विरोधी नहीं थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, तो ये मानते थे कि हिंदी में यानी मातृभाषा में होना चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन इसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 6 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बौद्ध काल की शिक्षण विधियां पर प्रकाश डालिए, गांधी जी के अनुसार मुख्य शिक्षण विधियां का वर्णन कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसका फटाफट उत्तर लिखते हैं, कैसे आप आंसर लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बौद्ध काल की शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए, उस पर प्रकाश डालिए। तो आइए प्रकाश डालने का कोशिश करते हैं। बौद्ध काल में शिक्षण प्रणाली व्यवस्थित थी। पहला पॉइंट ये है कि बौद्ध काल में जो शिक्षण प्रणाली थी वो व्यवस्थित थी। इसके प्रमुख शिक्षण विधियां निम्नलिखित हैं। किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी उसमें आपको बताना है। तो उसमें पहला पॉइंट है मौखिक शिक्षा, यानी मौखिक विधि। शिक्षा मुख्य रूप से मौखिक होती थी। छात्र गुरु की उपदेशों को सुनते थे और उन्हें कंठस्थ करते थे, यानी समझते थे, याद करते थे। मौखिक का मतलब जैसे वाइवा होता है ना स्कूल वगैरह में आपके, वैसे उस टाइम पे होता था। जो गुरु होते थे वो गुरु ऐसे बैठकर जो है बहुत सारे छात्र होते थे, छात्रों को शिक्षा देते थे, बताते थे, और जो बच्चे होते थे वो शांतिपूर्वक सुनते थे ध्यान से और गुरु की जो है बातों को सुनकर कंठस्थ कर लेते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे तर्क एवं वाद विवाद। इसमें लिखेंगे उच्च शिक्षा के लिए शास्त्रार्थ और तर्क विधि का प्रयोग होता था, जिससे छात्रों को तार्किक शक्ति भी बढ़ती थी। अगला पॉइंट इसमें है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि का मतलब क्या होता है, गुरु महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान देते थे, यानी लेक्चर देते थे, और छात्र अपनी शंकाओं को समाधान कर लेते थे। जैसे उस टाइम पे होता था, आज भी ये विधि अपनाई जाती है। ठीक है, पर्यटन एवं भ्रमण विधि। पर्यटन एवं भ्रमण विधि का मतलब ये है कि बौद्ध भिक्षु देशाटन यानी भ्रमण के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान और धर्म का प्रचार प्रसार भी सिखाते थे। अगला है सम्मेलन विधि। इसमें लिखेंगे समय समय पर जो है विद्वानों को जो सम्मेलन आयोजित कराए जाते थे, जिससे विचारों का आदान प्रदान होता था। तो ये कुछ जो विधियां हैं ये आज भी अपनाई जाती हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गांधी जी के अनुसार मुख्य शिक्षण विधियां का वर्णन कीजिए। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, तो इसमें लिखेंगे महात्मा गांधी जी की शिक्षा पद्धति बेसिक शिक्षा वर्धा योजना पर आधारित थी। इसकी मुख्य विधियां निम्नलिखित दी गई हैं। पहला है क्रिया द्वारा सीखना। क्रिया द्वारा सीखने का मतलब ये है कि बालक स्वयं कार्य करके सीखे, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। जितना वो काम करेगा उतना वो सीखेगा। दूसरा है अनुभव द्वारा सीखना। अनुभव द्वारा सीखने का मतलब रटने के बजाय वास्तविक जीवन का अनुभव किया जाए, जिससे वो से बच्चे ज़्यादा सीख पाएँ। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी बातें यहाँ पे कई, उसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है यहाँ पे सहसंबंध विधि। गांधी जी का मानना था कि सभी विषय जैसे इतिहास, भूगोल, गणित किसी न किसी हस्तशिल्प जैसे कढ़ाई, बुनाई आदि के जो है माध्यम से जोड़कर पढ़ना चाहिए, जिससे जो है बच्चों को कुशल ज्ञान हो। ठीक है, अगला है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा। उन्होंने मातृभाषा की शिक्षा को सर्वोत्तम माध्यम माना है, और अगर मातृभाषा में सिखाया जाए बच्चे आसानी से सीख पाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण से मानव जीवन को खतरा हो गया है, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो उसमें आप लिखेंगे आज पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या बन चुकी है, जिसके कारण मानव जीवन संकट में है। इसमें पहला पॉइंट स्वास्थ्य पर प्रभाव लिखेंगे। वायु प्रदूषण सांस की कई बीमारियां होती है, जैसे दमा, फेफड़े का कैंसर। जल प्रदूषण से हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैल रही हैं, तो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में लिखेंगे कि बढ़ते प्रदूषण से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। अगला है पारिस्थितिकी असंतुलन।
पारिस्थितिकी असंतुलन में लिखेंगे प्रदूषण के कारण जीव जंतुओं को कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो रही है। ठीक है, सिंपल सिंपल वर्ड है, आसानी से आप इसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा आवश्यक है, विचार व्यक्त कीजिए। आइए जानते हैं इसके बारे में कैसे उत्तर लिखेंगे। नारी सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम बनाना है। इसकी शिक्षा में भूमिका सर्वोपरि है। तो कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता बनाना, इसमें लिखेंगे शिक्षा महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करती है, जिससे वे आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं रहती हैं। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा, जागरूकता, शिक्षित महिलाएं अपने अधिकारों, कर्तव्यों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होती हैं, जिससे उनको कहीं न कहीं समाज में एक ऐसा जो है शिक्षा मिलती है जिससे अपने आप को समाज में स्थापित कर पाती हैं। अगला है सामाजिक बुराइयों का अंत, जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, घरेलू हिंसा है, इनके खिलाफ शिक्षित महिलाएं आवाज उठा सकती हैं। अगला पॉइंट काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परिवार का विकास। परिवार का विकास कहा जाता है कि एक पुरुष को शिक्षित करने पर एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन एक महिला को शिक्षित करने पर पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो इसीलिए महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की शैक्षिक उपयोगिता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, मोटिवेशन के बारे में समझना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सीखने की इच्छा, पहला पॉइंट ये है कि अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन छात्रों को भीतर से यानी अंदर से सीखने के प्रति रुचि और उत्साह पैदा करती है। लक्ष्य की प्राप्ति, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, आत्मबल है, खुद में आप विश्वास करते हैं, तो ऐसे छात्र अपने शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्र और निरंतर प्राप्त करने को प्रेरित करती है। ठीक है, तो मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। अगला है अनुशासन। अनुशासन का मतलब है कि अप्रेरित छात्र पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, जिससे कक्षा में अनुशासन बना रहता है। दूसरा है चरित्र निर्माण। मोटिवेशन चरित्र निर्माण भी करता है। सही अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन छात्रों में आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण से विकास होता है। तो ये मोटिवेशन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसके बारे में आपको लिखना है, इसके महत्व हैं, जिसके कारण जो है लोगों को कहीं न कहीं मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि मालवीय जी के अनुसार उत्तम शिक्षा के लिए किन शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए। तो इसमें उत्तर लिखेंगे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने प्राचीन और आधुनिक विधियों को समन्वय पर जोर दिया है। पहला पॉइंट इसमें है स्व अध्याय विधि, यानी खुद से पढ़ना चाहिए। वे छात्र को स्वयं पढ़ने और मनन करने के लिए प्रेरित करते थे, यानी खुद से पढ़ना चाहिए। आगे है व्याख्यान एवं प्रवचन। व्याख्यान और प्रवचन में लिखेंगे, गुरुओं द्वारा ज्ञानवर्धक व्याख्यान वे आवश्यक मानते थे, यानी जो गुरु होते थे वो व्याख्यान देते थे और अच्छा ज्ञान देते थे, उसी का प्रवचन करते थे। तो इस प्रकार से ये विधि अच्छा माना जाता है। अगला पॉइंट है प्रयोगात्मक विधि, यानी प्रैक्टिकल के द्वारा सीखना। विज्ञान और तकनीकी विषयों में उन्होंने कहा है कि प्रयोगशाला या फिर क्रियात्मक कार्यों पर बल दिया है, इसके अनुसार बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। दूसरा है नेक्स्ट धार्मिक और नैतिकता शिक्षा। तो इसमें लिखेंगे, वे कथाओं और उपदेशों के माध्यम से छात्रों को चरित्र निर्माण की उत्तम विधि मानते थे। तो कुछ ये विधियां हैं, इसके बारे में आप ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जहां आपको 10 अंक प्रदान होंगे, 10 नंबर आपको मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप इसके नीचे अथवा करके देख सकते हैं, इसमें लिखा है, या आप ये भी कर सकते हैं कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा के प्रारंभ एवं विकास का सविस्तार वर्णन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और कैसे उत्तर लिखेंगे, आइए जानते हैं इसका उत्तर। ठीक है, यहाँ पे देख पाएंगे, लिखा है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा का मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें उत्तर लिखेंगे, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली गुरुकुल व्यवस्था पर आधारित थी। ये फैक्ट पॉइंट है, गुरुकुल व्यवस्था पर आधारित थी। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि चरित्र निर्माण करना था। ये इसका थोड़ा सा बेसिक जानकारी हो जाएगी। फिर कुछ विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को आप थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिखेंगे। मैं यहाँ पे हेडिंग आपको बता दे रहा हूँ। मुख्य विशेषताओं में पहला पॉइंट है, शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक और नैतिकता का विकास होता है। तो ये इस प्रकार
प्रकाश इसके बारे में पहला पॉइंट है, इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है कि गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित शिक्षा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा निःशुल्क होती थी, जीवन से जुड़ी व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी, मौखिक पद्धति श्रुति यानी का प्रयोग होता था, अनुशासन एवं संयम पर विशेष बल दिया जाता था, सभी विषयों पर संतुलित अध्ययन होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट और दिया है आश्रम जीवन आधारित जो है वो होना चाहिए, यानी आश्रम जीवन पर जो है निर्भर होना चाहिए, ये इसमें दिया गया है। अथवा करके जो क्वेश्चन था उसे भी यहाँ पे देख लीजिए, इसमें लिख सकते हैं कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा के प्रारंभ और विकास का सविस्तार वर्णन कीजिए। इसमें लिखेंगे ब्रिटिश शासन में शिक्षा का उद्देश्य प्रशासन के लिए कर्मचारियों के लिए करना था, जो प्रशासन में था जो कर्मचारी थे उनके लिए शिक्षा थी ब्रिटिश शासन में। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको और लिखना पड़ेगा, मैं हिंट आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे 1813 का चार्टर अकाउंट, इसमें शिक्षा हेतु धन का प्रावधान दिया गया है। आगे है मैकाले का शिक्षा मिनट 1835 में आया था, इसमें लिखेंगे अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था। इसमें है नेक्स्ट है आपका वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था, आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई थी। फिर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, यहाँ पे कुछ विश्वविद्यालय बनाए गए और फिर इसके बाद शिक्षा का विस्तार किया गया। माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा का भी विस्तार इसमें जो है किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारणों को बताइए। तो सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण वह स्थिति है जब वायु, जल, मृदा आदि में हानिकारक तत्व मिल जाते हैं तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये हो जाएगा। अब इसके कारण क्या है तो यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। औद्योगिकरण, ये पहला कारण हो जाएगा। दूसरा, वाहनों का बढ़ता प्रयोग। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, औद्योगिकरण में जो उद्योगों का निरंतर विकास हो रहा है, वनों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, इसके कारण वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सब इसमें प्रदूषण फैल रहे हैं। ठीक है। अगला है वाहन का बढ़ता प्रयोग, लगातार जो है वाहन बिक रहे हैं और वाहन जो है इतना ज़्यादा हो चुके हैं कि शहरों में तो जाम लग जाती है, भीड़ लग जाती है, जिससे कहीं न कहीं ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण देखने को ज़्यादा मिलता है। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट है वनों की कटाई, नेक्स्ट जनसंख्या वृद्धि, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग और कचरे का गलत निपटान। इस प्रकार से इस पॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो काम आपका हो जाएगा। इसके बाद अथवा करके जो क्वेश्चन दिया है कि आपदा का क्या अर्थ है, आपदाओं के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे आपदा वह घटना है जिससे जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को भारी क्षति होती है, यानी इसमें जन और धन की हानि होती है। आगे इसमें आपदा के प्रकार में लिखेंगे, जैसे प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात है। मानव निर्मित जो आपदा है, आग है, युद्ध है, औद्योगिक दुर्घटनाएं हैं, ये सब देखने को मिलती हैं। जैविक आपदा में जैसे महामारी में जैसे कोरोना है, इस प्रकार से ये आपका आपदा के प्रकार हो जाएंगे। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिखेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम का वर्णन कीजिए। तो उसमें है थॉर्नडाइक ने सीखने के जो है प्रयास त्रुटि सिद्धांत में समझाया है। तो उसमें जो है मुख्य नियम क्या है, तत्परता का नियम, यानी सीखने की इच्छा आवश्यक होना चाहिए, ये पहला मुख्य नियम हो जाएगा। दूसरा, अभ्यास का नियम, दोहराव से सीखना पक्का होता है, जिसे आप बार बार दोहराएंगे तो ज़्यादा आप सीख सकते हैं। प्रभाव का नियम, इसमें इन्होंने कहा कि सुखद परिणाम सीखने को मजबूत करते हैं। जो सुखद परिणाम होते हैं, नहीं आपके जैसे रिजल्ट अच्छे आएंगे तो बाद में आपको सीखने को प्रेरित करते हैं। ठीक है। अन्य नियम ये कहते हैं, अगला पॉइंट इसमें, कि बहु प्रतिक्रिया होनी चाहिए, मानसिक अवस्था ठीक होनी चाहिए, समानता का स्थानांतरण होना चाहिए, जिससे आसानी से सीख सकते हैं। इसके बाद अथवा करके यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि रुचि से आप क्या समझते हैं, सीखने में रुचि का महत्व क्या है। इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, रुचि किसी कार्य को करने की स्वाभाविक इच्छा होती है कि कितना आपको उस काम में इंटरेस्ट है, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है या नहीं है। तो इस प्रकार से जितना इंटरेस्ट होगा उतना ही आप जो है आप सीख पाएंगे, रुचि आपके अंदर होनी चाहिए। सीखने में रुचि का महत्व क्या है, तो इसमें देखिए बहुत ही महत्व है।
पहला पॉइंट है ध्यान केंद्रित रहता है, दूसरा है सीखना सरल होता है, तीसरा स्मरण शक्ति बढ़ती है, चौथा है सीखना अस्थायी होता है, थकान कम होती है, और फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है रचनात्मक जो है बढ़ती है। और निष्कर्ष में एक पॉइंट लिख सकते हैं कि रुचि जो है सीखने की आत्मा कही जाती है, जिसकी जितनी रुचि होगी उतना वो सीख पाएगा। तो ये पूरा पेपर दोस्तों मैंने पूरा हल करके आपको बताया है, सिंपल शब्द लिखी हुई है, आप आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे आपको किस विषय पे जो है वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।